वीडियो में ब्रेक लेना नॉट वेरी हैप्पी। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। भारतीय और चीनी सेना की फौजों के बीच इस वक्त बातचीत चल रही है। भारत कितना सुरक्षित और किस तरह से अपनी नीति को आगे ले जा रहा है, इसी पर आज आप देख रहे हैं दिन भर का हमारा ये कॉन्क्लेव सुरक्षा सभा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। भारत कितना सुरक्षित और कितना आत्मनिर्भर, क्या है हिंदुस्तान की नीति जिसके जरिए वो आने वाले वक्त में अपने आप को विश्व में सबसे मजबूत ताकतवर मुल्क की तरह स्थापित करे और इसी के साथ हमारी तमाम सरहदें सुरक्षित रहे। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान, सांसद भारतीय जनता पार्टी के, पूर्व मंत्री भारत सरकार के राजीव प्रताप रूडी जी जुड़ रहे हैं, पूर्व मंत्री और मौजूदा सांसद कांग्रेस पार्टी के मनीष तिवारी जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। सबसे पहले रूडी जी, आपके साथ शुरुआत करते हुए, आत्मनिर्भर भारत, गो वोकल फॉर लोकल, ये तमाम ऐसे नारे हैं जिसके बलबूते आपकी सरकार सोच रही है कि हम स्वावलंबी और इसी के साथ ताकतवर मुल्क के रूप में उभरेंगे। रोड मैप क्या है आपका, कैसे होगा ये? अंजना जी, विश्व की नीतियां बदल रही हैं और स्वाभाविक है कि भारत भी अपने आप को बदलते हुए विश्व के परिस्थितियों पर नज़र रखे हुए है और उसके हिसाब से भारत जो दुनिया का सबसे दूसरे बड़े आबादी का देश है, उसकी भी नीतियां मुझे लगता है कि बदलेंगी। कारण क्या है? और ठीक है, 60-65 साल में भारत ने 70 साल में जो भी विकास किया है वो भी एक विकास की गति रही है, चाहे किसी की भी सरकार हो। लेकिन कोविड के पश्चात अब बिल्कुल नया अध्याय प्रारंभ होगा और मैं समझता हूं कि चाहे सरकार किसी की भी हो, सरकार एक बार फिर से पूरे सभी नीतियों पर पुनर्विचार करेगी, क्योंकि चुनौती सिर्फ इस लॉकडाउन के कारण उत्पन्न आर्थिक संकट का नहीं है, इसके साथ साथ देश के भीतर भी बहुत सारी चुनौतियां उभर के आई। एक अप्रत्याशित सी स्थिति भारत पर भी दिखा और पूरी दुनिया पर दिखा। तो सबसे पहले बिजनेस एज यूजुअल नहीं होगा। अब आपका सवाल ये बिल्कुल ठीक है कि आगे का रणनीति क्या होगा। जो 5 वर्ष पहले हमारी सरकार आई, उसके पहले की चर्चा मैं नहीं करूंगा, हमारे मित्र मनीष जी चर्चा करेंगे। 5 वर्ष पहले जो सरकार आई उसने एक नीति तय किया, उस नीति के तहत हम चलते रहे। देश के लोगों ने हमें एक दोबारा बहुमत दिया, हम दोबारा सरकार में आए और उसके भी सिलसिलेवार तरीके से 5 वर्ष की कार्य योजना बनी हुई थी। इसमें आर्थिक कार्य योजना भी थी, सामाजिक कार्य योजना भी थी, समाज के साथ जुड़ करके अभियानों को चलाने की भी योजना थी और नेतृत्व देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का था। अचानक एक पॉज बटन आया और उस पॉज बटन के बाद पूरी दुनिया बदल गई, भारत में बदली हुई परिस्थितियां हैं और नई चुनौतियां सामने आई जो शायद कोविड के पहले नहीं थी। मेरा भी ऐसा मानना है और सरकार ने अब नए सिरे से सोचना शुरू किया है। नए सिरे में सबसे बड़ी बात जो आत्मनिर्भरता की है, क्योंकि इस घटना के बाद, कोविड की घटना के बाद सब कुछ इंक्लूसिव और इनबाउंड होने की संभावनाएं बढ़ गई हैं और उसी के तहत आत्मनिर्भरता की बात चर्चा की गई है और उसके साथ बहुत सारे संभावनाएं खुलेंगे। तो न्यू इंडिया विल स्टार्ट बिकॉज सब बिल्कुल नए सिरे से प्रारंभ करना होगा। नीतिगत कई सारे फैसले होंगी, वो सही है या गलत है, प्रतिपक्ष का अधिकार है उस पर टिप्पणी करने का, लेकिन मुझे लगता है जिस पर हमें भरोसा है देश के प्रधानमंत्री पर, उन्होंने नए सिरे से पूरे चीज़ों को प्रारंभ किया, जिसमें स्वावलंबी होना, आत्मनिर्भर होना उनका एक बड़ा स्लोगन है। मनीष जी, आपको रोड मैप जो बताया रूडी जी ने वो समझ में आया? आपको लग रहा है कि इसके जरिए हम बन जाएंगे ताकतवर मुल्क और चीन के वर्चस्व को तोड़ पाएंगे? अंजना जी, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे अपने कार्यक्रम में आमंत्रित किया। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि राजीव प्रताप रूडी जी ने जो भी कहा, मुझे उसका एक शब्द भी सुनाई नहीं दिया। तो आज आपका रोल हेनरी किसिंजर वाला है कि आप रूडी जी ने जो कहा है उसको संज्ञान में लेकर अगर आप मुझे बताएंगे कि उन्होंने क्या कहा है तो मैं उसका जवाब दे पाऊँ। जी, मैं पहले तो यहाँ पीसीआर से बोलती हूँ कि आवाज आप तक पहुंचे जरूर उनकी। राजीव प्रताप रूडी जी ने, राजीव जी आप ही 2 लाइन में समझा दीजिए, क्योंकि मुझे लगा कि मेरे ही प्रश्न का आपने विस्तार कर दिया। आपने बताया कि 5 साल पहले की हमारी क्या नीति थी, उस पर जनता ने फिर से हमें चुनकर भेजा। प्रधानमंत्री ने नया नारा दिया है कि हमें लोकल के लिए वोकल होना है, आत्मनिर्भर बनना है। लेकिन
जवाब मुझे नहीं लगता है रोड मैप का मिला। रोड मैप क्या है सर? अगर चीन के वर्चस्व को तोड़ना है तो हमें, मुझे माफ कीजिएगा मनीष जी, मुझे वापस उनसे पूछना पड़ रहा है क्योंकि जवाब मुझे मिला नहीं था। मुझे लगा था कि आप वहीं से पूरे सिरे को उठाएंगे बहस की। लेकिन रूडी जी, रोड मैप क्या है? चीन का वर्चस्व कैसे टूटेगा? क्या हम अपनी आयात निर्यात नीति में कुछ बदलाव करेंगे? क्या हम जो स्वदेशी कंपनियां हैं उनको कुछ ऐसे बूस्टर्स देंगे जिनके जरिए उनको प्रोत्साहन मिलेगा? वो रोड मैप क्या है? मैंने तो सिर्फ मनीष जी के लिए पृष्ठभूमि बनाया था और आपने उसको फिर से केंद्रित कर दिया। तो मैं फिर से दोहराना चाहूंगा मनीष जी की सहूलियत की, अगर उनके पास आवाज जा रही है। हमने कहा मनीष जी, कि अब आवाज जा रही है सर? चाहे किसी राजनीतिक पार्टी की सरकार हो, विकास ठीक है, आ रही हो, पूरा करें। ठीक है, तो सबने विकास का और देश एक दिशा में चला है। और उसके बाद हमने ये कहा कि एक 5 साल में भी सरकार हमारी आई, 2014 में 5 साल की नीति थी और उस पर हम लोग आगे बढ़ रहे थे। उसका भी 5 वर्षीय योजना था और हम आगे बढ़े और दुनिया, भारत के लोगों ने हमें फिर से स्वीकारा और एक बड़ी बहुमत के साथ, 303 की बहुमत के साथ फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कुर्सी पर बैठा है। उसके बाद भी 5 वर्षीय नीति के तहत, प्रत्येक वर्ष की योजना के तहत बहुत सारी योजनाओं को हम लेके चल रहे थे और उसमें 1 वर्ष के भीतर जो कार्य हो उसके अचानक एक अप्रत्याशित सी स्थिति पूरी दुनिया में उत्पन्न हुई, जिसके कारण पॉज बटन दबा और अब दुनिया के हर देश, सिर्फ भारत ही नहीं, एक नया अध्याय प्रारंभ करेगा, एक नया इंक्लूसिव एक्शन बनाएगा जो इनबाउंड होगा। और उसी के तहत देश के प्रधानमंत्री ने घोषणा की आत्मनिर्भर भारत, क्योंकि इस बात को हम लोग स्वीकारें कि दुनिया का सबसे बड़ी आबादी, दूसरी आबादी चीन के बाद भारत का है और हमारा अपना कंजम्पशन डिमांड है। ये मेरा पृष्ठभूमि था। आपने अगला सवाल पूछा कि ये आखिर में किस प्रकार से बदलेंगे, तो मैं सोचता हूं कि अगर मनीष कुछ टिप्पणी कर दे तो मैं उस पर आंकड़ों के साथ वापस लौटने की स्थिति में हूं। मैं चाहता था कि पृष्ठभूमि के आधार पर, मनीष अच्छे हमारे मित्र हैं और खूब पढ़ते हैं, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी का भी इनको बहुत ज्ञान है, मेरे पास उतना नहीं है, फिर भी मैं प्रयास करूंगा कि प्रतिपक्ष के रूप में जितने भी सवाल उनके आए उनका उत्तर देने का प्रयास। अच्छी पॉलिसी है सर, डिबेट में ओपोनेंट की इतनी प्रशंसा कर दो कि वो सीधा वार नहीं करे। लेकिन मनीष जी इन बातों में आने वाले नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं, वो बहुत कटु वार नहीं, एकदम नहीं, मनीष कटु वार करेंगे हम। देखिए अंजना जी, रूडी जी और हम बहुत पुराने मित्र हैं, 1981 से एक दूसरे को जानते हैं और ये जो वाद विवाद का सिलसिला है ये बड़े साल हमने एक दूसरे के साथ किया है और चलचित्र के ऊपर या स्टेज के ऊपर हम एक दूसरे को बख्शते नहीं हैं। पीछे जरूर जो दोस्ती है वो बरकरार है और वो बढ़ती रहती है। देखिए सवाल ये आज ये है कि भारत और चीन के बीच वार्तालाप चल रही है। हम पूरी तरह से भारत सरकार के साथ हैं। हम चाहते हैं कि चीन ने जो भारत की भूमि अवैध तरीके से हथियाई है वो भारत को वापस मिलनी चाहिए। हमारा ये मानना है कि जो स्टेटस को था 1 अप्रैल 2020 को, चाहे वो गलवान वैली हो, चाहे वो पैंगसैंगसो लेक हो, चाहे वो हॉट स्प्रिंग्स हो, चाहे वो नाकुला हो, उस स्टेटस को रिस्टोर करने की जरूरत है, उसको बरकरार करने की जरूरत है। और ये सवाल कोई कांग्रेस बनाम भारतीय जनता पार्टी नहीं है, ये देश का सवाल है। अगर कोई भी पड़ोसी देश भारत की 1 इंच भूमि के ऊपर भी कब्जा करता है, ये 130 करोड़ भारतीयों की जो सेल्फ रिस्पेक्ट है उसके ऊपर आक्रमण है। तो इसलिए क्योंकि इस समय वार्तालाप चल रही है, मामला संवेदनशील है, मैं ऐसी कोई बात नहीं कहना चाहता जिससे कि भारत की जो नेगोशिएटिंग पोजीशन है, जो हमारे जनरल्स चीन के साथ बात कर रहे हैं, उसके ऊपर किसी तरह का भी फर्क पड़े। हमारी सिर्फ विनम्रता से, और मेरी ही नहीं, लेफ्टिनेंट जनरल वीपी मलिक जो फॉर्मर चीफ रहे हैं आर्मी स्टाफ के, लेफ्टिनेंट जनरल पनाग, लेफ्टिनेंट जनरल प्रकाश मेनन, लेफ्टिनेंट जनरल कटोच, जिन्होंने भी इस मामले के बारे में पिछले 15 दिन में लिखा है, उन्होंने सिर्फ एक ही बात कही है कि भारत को जो स्टेटस को एंटी है 1 अप्रैल 2020 को, उसको रिस्टोर करवाना चाहिए। ठीक है, रूडी जी इस पर आपका जवाब। देखिए, आज से 5 मई को
नवीन श्रीवास्तव जो जॉइंट सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, वहाँ उनके डायरेक्टर जो हैं एक्सटर्नल अफेयर्स के, उनसे बातचीत हुई और उसकी क्रम में आज आर्मी लेवल टॉक्स हो रहे हैं। बिल्कुल अनुचित होगा कि मैं अपनी तरफ से कोई टिप्पणी करूं और किसी प्रकार के इस विषय में संदर्भ लाऊं, क्योंकि ये व्यक्तियों का सवाल नहीं, ये दो देशों के बीच के वार्ता का सवाल है। तो मैं सिर्फ एक थोड़ी सी पृष्ठभूमि में जाना चाहूँगा और मनीष जी उसको अगर उसको उस पर आपत्ति जताना चाहें, क्या कल ही चीन के साथ ये परिस्थितियाँ उभरी हैं? आपको याद होगा मनीष जी, 2013 में आपकी सरकार थी, तो लाइन ऑफ कंट्रोल के भीतर 19 किलोमीटर चीन ईस्ट लद्दाख में आ गया था। हम लोगों ने कभी नहीं कहा, कुछ नहीं कहा उस समय। 2010 में जब चीन ने जम्मू कश्मीर से आने वाले लोगों का, चाइनीज़ लोगों का पासपोर्ट पर अलग से वीज़ा स्टैम्प करने आया, ये अंतर्राष्ट्रीय मामला था, हम लोगों ने कभी कोई टिप्पणी नहीं की, वो सरकारें देख रही थी। 2009 में देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह वहाँ चीन गए, बहुत अच्छी बात थी। उन्होंने वहाँ 13 जनवरी को एक समझौता किया और हम लोग का व्यापार बढ़ाने की बात कही, और वही बढ़ करके उस समय ही 50 बिलियन, जब 2009 में गए थे, और हम लोगों ने बड़ा इस बात का कहा कि चीन के साथ हमारा दुनिया का सबसे बड़ा व्यापारिक संबंध बना। स्वाभाविक है, पूरा दुनिया व्यापार से जुड़ रहा था, भारत ने भी जोड़ा, कोई आपत्ति नहीं है। आज वो बढ़ के $90 बिलियन यूएस के आसपास है। उस पर भी अभी अंजना जी जो पहला सवाल चाहती थी उस पर भी मैं आ जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 2009 में एक और घटना घटी मनीष जी, और उस समय हम लोगों ने आपका साथ दिया। उस समय घटना ये थी कि जब देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अरुणाचल जाने लगे तो चीन ने खूब हंगामा किया और हम लोगों ने कहा कि कैसा चीन की क्या। तो ये सब चीज़ें आज नहीं है मनीष जी, और पड़ोसी तो बदला नहीं जा सकता, अंजना जी ने मुझे बताया। तो 6 जुलाई 2006 को जब नथुला पास खुल गया तो हम लोगों ने बड़ा हर्ष के साथ कहा कि चीन के संपर्क, तो ये जो 70, और इस वर्ष क्या है, इस वर्ष चीन के साथ हमारे संबंधों का 70 वर्ष है। तो मुझे लगता है मनीष जी, कौन सा जमीन, कहाँ जमीन, आज के अब जैसे अभी हाल फिलहाल ये घटना हुआ है नेपाल के साथ, उसमें चीन भी आके खड़ा हो गया, ये तो चलता रहा है। और भारत की ताकत सिर्फ आर्थिक ही नहीं, दूसरी ताकतों के साथ हम दुनिया में खड़े हैं, और भारत की सरकार अच्छी तरह से, जैसे इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में कोई पॉलिटिक्स की गुंजाइश नहीं है, चाहे हम हो या आप हो, इसमें किसी प्रकार के, और हमारे और आपके जैसा कोई भी ऐसी टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। ये मेरा ऐसा मानना है। उसके बाद हम आर्थिक विषयों पर भी आ सकते हैं। मनीष, इंटरनेशनल पॉलिसी में राजनीति के लिए जगह नहीं होनी चाहिए, इस पर एक छोटा सा जवाब, जिसके बाद हम वापस आत्मनिर्भर भारत पर आएंगे। मनीष, देखिए अंजना जी, मैंने तो शुरुआत में ये कहा कि हम सरकार के बिल्कुल साथ हैं, और जो चीन ने किया है वो हर भारतवासी के गिरेबान के ऊपर उन्होंने हाथ डाला है, और इसलिए हमारी सरकार से विनम्रता पूर्वक ये मांग है कि जो भी भारत की भूमि अवैध तरीके से चीन के कब्जे में है उसको छुड़ाने की जरूरत है। और ये इस बात की पुष्टि तो भारत के रक्षा मंत्री ने भी की है, जब उन्होंने कहा कि ठीक ठाक संख्या में चीनी घुसाएं हैं। तो इसलिए हम ऐसी कोई बात नहीं कह रहे जो राष्ट्रीय सहमति को तोड़ने का काम करे। और जहां तक रही अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की बात, मुझे बहुत खुशी होती कि अगर ये समझ भारतीय जनता पार्टी के पास तब होती जब भारत और अमेरिका के बीच परमाणु करार चल रहा था। मुझे याद है कि किस तरह की तीखी टिप्पणियां उस समय रूडी जी की तरफ से, ये प्रवक्ता तब भी थे भारतीय जनता पार्टी के, इनकी पार्टी की तरफ से हुई। मुझे याद है कि यही लोग थे जो 2008 में लोकसभा में भारत अमेरिका परमाणु करार के ऊपर नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आए थे। तो क्या जो अमेरिका से भारत की बातचीत चल रही थी, क्या वो अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का हिस्सा नहीं था? मुझे वो भी याद है कि जब चीन ने भारत में घुसपैठ की थी 2013 में, और हमारी सरकार ने नीतिक तरीके से उसको सुलझाया था और चीनियों को वापस भेजा था,
तो किस तरह की टिप्पणियां इनकी तरफ से, इनके जो आला नेता हैं उनकी तरफ से आ रही हैं। तो हम उस तरह की कोई टिप्पणी नहीं कर रहे, हम उस तरह की कोई टोका टाकी नहीं कर रहे, हम उस तरह के कोई इल्जाम नहीं लगा रहे जिस तरह से हमारे ऊपर 2004 से लेकर 2014 तक इन्होंने लगाए थे। हम विनम्रतापूर्वक ये कह रहे हैं कि आज जब हमारे कोर कमांडर 14th कोर के कमांडर की बातचीत चीन के लोगों के साथ चल रही है, ये मौका नहीं है सियासत करने का, ये मौका नहीं है राजनीति करने का। हम सिर्फ भारत सरकार से ये कहना चाहते हैं, जो इतने सेवानिवृत्त जनरल्स ने कहा है, उसमें जनरल हुड्डा भी शामिल है जो नॉर्दर्न आर्मी कमांडर रहे हैं, जनरल पनाग भी शामिल हैं जो नॉर्दर्न आर्मी कमांडर रहे हैं, जनरल वीपी मलिक शामिल है जो कारगिल के समय भारत के सेना अध्यक्ष थे। सब लोगों ने ये कहा है कि हमारा अनुमान ये है कि 40 से 60 किलोमीटर भारत की जो भूमि है हमारी ऐसी है, उसके अंदर ये लोग घुस के आए हैं। और ये हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम बहुत ही फर्मली अपनी बात को चीन के सामने रखें, और ये जो इलाका जिसके ऊपर उन्होंने कब्जा किया है ये उनसे खाली कराया जाए। ठीक है रूडी साहब, बात निकलेगी तो दूर चलक जाएगी। सच तो यह है कि हिंदुस्तान की राजनीति में विपक्ष में बैठना बहुत आसान होता है। वो न्यूक्लियर डील से लेकर हर मुद्दे पर गए, जो भी विपक्ष में रहता है वो कहां बख्शता है, वो कहां छोड़ता है राजनीति, चाहे मामला कूटनीति का हो, देश का हो। पहले कहता है कि पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, फिर फौरन अगली लाइन में पॉलिटिक्स आ जाती है। मनीष जी ने मुझे अच्छा याद दिलाया। मुझे याद है न्यूक्लियर एग्रीमेंट पर मेरा बयान था, बहुत कटु था, और मैंने उसको हमेशा ज़िंदगी में रिग्रेट किया है कि मुझे उस तरह का बयान नहीं देना चाहिए था। शायद वो उस परिस्थिति में मैं समझ नहीं पाया था। आज अगर मैं उस बयान को देखता हूं तो मुझे लगता है कि बिल्कुल इनएप्रोप्रिएट बयान था। मनीष, आई स्टिल रिमेंबर जो आप कह रहे हैं, मुझे आज भी याद है। ये 10 साल पुरानी बात है और आई एक्सेप्ट इट। दूसरा है कि आपने जो कहा कि ज़मीन, देखिए हमारे लिए, हमारे फिलॉसफी में सिर्फ कौन कहाँ ज़मीन क्या है, भारत का सुरक्षा, देश की जिम्मेदारी, हमें तो अक्साई चीन की तरफ भी हम नज़र रखे हैं, जो किस कारण से गया वो भी है। हमें पीओसी भी ध्यान में है, जहां पाकिस्तान लेके बैठा हुआ है, जहां हम आज भी करिए हमारा हिस्सा है। अक्साई चीन की बात करें तो इस प्रकार कई चीज़ें, मुद्दे हैं भारत के पास। लेकिन मुझे लगता है कि ये पहले से विषय चले आ रहे हैं और आगे भी ये विषय रहेंगे और भारत के संज्ञान में है। लेकिन आज इस पर चर्चा अगर यही छोड़ दें और तो अच्छा है। आपने कहा विपक्ष में, हम लोगों ने कहा, और अब मुझे लगता है कि ये बात सही आपने, अंजना जी ने कहा कि उन्होंने कहा कि तुमने ऐसे किया तो मैंने भी ऐसे किया, अब तुम वहाँ हो तो मैं भी ऐसे करूँगा, आप वहाँ हो तो मैं भी ऐसे करूँगा। तो ये तो खैर हम सब लोग के राजनीतिक नेताओं के खून में है कि भाई, तो चलिए ये भी मान लेते हैं कि मनीष जी अभी कुछ बात करेंगे, कहेंगे, वो हम स्वीकार करते हैं। चुनौती तो देना आपका काम है। वैसे भी आपके इतना स्पष्ट रूप से विषयों को रखने वाला मुझे तो पार्लियामेंट में कोई नहीं दिखता है, और आपकी स्पष्टता मेरे माध्यम से सरकार तक पहुंच रही है, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और सरकार सुन रही होगी, सरकार आपकी बात सुनती है, पार्लियामेंट से लेकर के टेलीविजन चैनल। लेकिन चीन के इस डिप्लोमेसी पर अगर हम लोग कोई ऐसा टिप्पणी ना करें, मेरा आपसे एक गुजारिश है। ठीक है, एक ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ रहा है मनीष जी, लेकिन ब्रेक के बाद एक सवाल के साथ मैं आपके पास आऊंगी। कैप्टन अमरिंदर से लेकर कई पूर्व सेनाध्यक्षों का आपने जिक्र किया, वही पूर्व सेनाध्यक्ष ये भी कह रहे हैं कि ये 1962 वाला हिंदुस्तान नहीं है। ब्रेक के बाद लौट रहे हैं, देखते रहिए आज तक। मनीष तिवारी जी, आपके साथ शुरुआत करते हुए, ये कई ऐसे पूर्व सेनाध्यक्ष और कई कमांडर्स हैं जो आज भी सुरक्षा सभा में दिन भर आज तक पर है, जिनका ये कहना है कि ये 1962 वाला भारत नहीं है, ऐसा भूल चीन ना करे। यानी वो कह रहे हैं कि जो अभी पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन है उसमें उन्हें भरोसा है, और जिस तरह से भारत की ताकत इतने दशकों में बढ़ी है, आज वो ऐसे मकाम पर है। क्या आप उनसे भी सहमत हैं? देखिए अंजना जी, आपकी बात बिल्कुल सही है कि 1962 में हम लोग तैयार नहीं थे और भारत को शिकस्त का सामना करना पड़ा। पर मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि उस 1962 की लड़ाई में भी कुछ क्षण ऐसे रहे जब भारत की सेना ने ऐतिहासिक वीरता दिखाई थी। 18 नवंबर 1962 रेजिंगला की लड़ाई, 13 कमाओ मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में आखिरी आदमी तक उन्होंने लड़ाई लड़ी। 3000 सैनिकों को 300 लोगों ने मार गिराया। फिर 1967 नाथुला में भारत की सेना ने
चीन की सेना का मुंह तोड़ दिया और 300 से ज्यादा चीनी सैनिक मार गिराए। और 1967 से लेकर 1987 तक साहस नहीं किया चीन ने भारत की तरफ देखने का। 1987 में समुद्रगुप्त नामका चू, जनरल सुंदर जी भारत के सेना अध्यक्ष थे, श्री राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री थे, फिर चीन को मुंह की खानी पड़ी 1988 में। उसके बाद श्री राजीव गांधी चीन गए और डेंग शाओपिंग से उनकी बातचीत हुई। तो जो लोग 1962 को याद करते हैं वो 1967 को भूल जाते हैं कि उसके 5 साल बाद नाथुला में किस तरह से भारत की सेना ने, श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी, चीन को मुंह तोड़ जवाब दिया। 1987 भूल जाते हैं जब समुद्रगुप्त में राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे और चीन की सेना को फिर जवाब दिया। तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि आज का भारत 1962 का भारत नहीं है और इसीलिए आपको ये भरोसा है कि भारत ने 1962 से लेकर 2020 तक जो क्षमता अपने आप में पैदा की है, जो आत्मनिर्भरता पैदा की है अपनी सेनाओं में, हमारी सेना पूरी तरह से सशक्त है और उस सेना के भरोसे को, उसके मनोबल को संज्ञान में लेते हुए जो भी नेगोशिएशंस हैं वो नेगोशिएशंस चीन के साथ इस तरह की होनी चाहिए कि 1 अप्रैल 2020 का स्टेटस को रिस्टोर होना चाहिए। ठीक है, अब वापस आत्मनिर्भर भारत पर जरा आते हैं मनीष जी। जो शुरुआती जवाब रूडी जी ने दिया और आपको दोबारा भी उन्होंने कहकर सुनाया, अगर चीन के वर्चस्व को पूरे वैश्विक परिस्थिति में उसकी अर्थव्यवस्था पर चोट करके ही कहीं ना कहीं हम उसकी ताकत को काबू में कर सकते हैं, ये पूरे विश्व के लिए चुनौती है इस वक्त। ऐसे में आत्मनिर्भर भारत का जो रोड मैप फिलहाल सरकार की तरफ से है उसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है? देखिए अंजना जी, इस जो भारत की सीमा पर हो रहा है उसका एक बड़ा व्यापक परिप्रेक्ष्य। हाँ। देखिए, चीन के ऊपर आज सबसे बड़ा दोष ये है कि कोविड-19 जिस तरह से पूरी दुनिया में फैला उसके लिए चीन जिम्मेवार है। मैं ये नहीं कहता कि कोई बायो वेपन चीन ने बनाया था, पर एक आम राय बनती जा रही है कि ये बैट से, पैंगोलिन से इंसान तक नहीं गया है, चमगादड़ से, पैंगोलिन से इंसान तक नहीं गया है। ये वुहान में कोई लैब एक्सीडेंट हुआ है जिसके कारण ये महामारी पूरी दुनिया झेल रही है। और इससे जो चीन की का इमेज है उसको, और उस समय जब चीन एक महाशक्ति के रूप में उभरना चाह रहा है, उस इमेज को एक बहुत बड़ी क्षति पहुंची। तो उस चीज से ध्यान हटाने के लिए चीन ने 3 काम किए। साउथ चाइना सी में उन्होंने 2 प्रशासनिक डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर किए हैं, जिससे कि उनके जो क्लेम्स हैं साउथ चाइना सी में, जहाँ पे वियतनाम, फिलीपींस, आपके बाकी जो मुल्क हैं साउथ चाइना सी के लिटोरल स्टेट्स, उनके ऊपर उसका असर पड़ता है। दूसरा काम उन्होंने किया है कि हांगकांग की जो सॉवरेनिटी है, जो स्वयं प्रभुत्ता है, उसके ऊपर उन्होंने आघात किया है एक नया सिक्योरिटी लॉ लाके। और तीसरा, उन्होंने भारत चीन सीमा के ऊपर टेंशन बढ़ाई। अब इसका एक सीधा सीधा मतलब है, उन्होंने एक समुद्र में फ्लैश पॉइंट क्रिएट किया है, एक सॉवरेनिटी का फ्लैश पॉइंट क्रिएट किया है, और एक बॉर्डर के ऊपर फ्लैश पॉइंट क्रिएट किया है, क्योंकि उनको मालूम है कि चीन और भारत दोनों के पास परमाणु हथियार है और बगल में पाकिस्तान है, उसमें उसके पास भी परमाणु हथियार है। तो अगर ये हेडलाइंस डोमिनेट करना शुरू करेंगी कि साउथ चाइना सी में तनाव बढ़ रहा है, हांगकांग में जो अत्याचार है और जो बर्बरता है वो बढ़ रही है, चीन के साथ भारत का स्टैंड ऑफ है बॉर्डर पे, इससे कोविड-19 की जो हेडलाइंस है या कोविड-19 के ऊपर उनकी जो जवाबदारी है वो पीछे छिप जाएगी। तो इस नीति को समझने की जरूरत है, और इसलिए भारत को जो देश क्वाड का जो निर्माण किया था, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और भारत, उसको और मजबूत करने की जरूरत है। साउथ चाइना सी के जो लिटोरल मुल्क हैं, खासकर वियतनाम, फिलीपींस एटसेट्रा, उनके साथ और कोऑर्डिनेशन बढ़ाने की जरूरत है। और जहां तक हमारी सरहद का सवाल है, सरहद के ऊपर हमको बिल्कुल दृढ़ता से खड़े होने की जरूरत है,
क्योंकि ये जिस तरह की गुंडागर्दी चीन कर रहा है पूरी दुनिया में, इस गुंडागर्दी से निपटने की जरूरत है, इसके सामने घुटने टेकने की जरूरत नहीं। वो रास्ता दिखा रहे हैं रूडी जी, और वो कह रहे हैं कि कैसे चीन को एक तरह से शंट करने के लिए उसकी गुंडागर्दी उससे कहीं ज्यादा अग्रेसिव होकर भारत को अपनी नीति इस पूरे क्षेत्र में बनानी है। जी नहीं, अंजना जी, शब्द गुंडागर्दी इत्यादि, मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि मुझे अभी आपने जो सवाल किया चीन चाइना के इकोनॉमिक संबंध और हम कैसे आत्मनिर्भर, मेरा आज का टॉपिक था आत्मनिर्भरता। और मनीष जी आत्मनिर्भरता और घूम करके साउथ चाइना सी बॉर्डर पर क्या डिस्कशन हो रहा है, गुंडागर्दी कर रहे हैं। मैं नहीं समझ सकता हूं कि मनीष जी जितने सीनियर पॉलिटिशियन, जब हम बार बार ये कह रहे हैं कि आपने मुझे आज डिबेट पर आत्मनिर्भर बनाया था, आपने अगर मुझे कहा होता कि चाइना की डिप्लोमेसी पर, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी पर डिबेट करना है तो मैं ना कह देता। तो अभी से मैं अपने आप को रिक्यूज करूंगा कि हम लोगों ने आत्मनिर्भरता के बारे में एक भी बात नहीं की जो भारत के लिए दुनिया में रेलेवेंट हो। और मनीष जी साउथ चाइना सी से लेके बॉर्डर पर और ये गुंडागर्दी, ये सब शब्दों के लिए मैं नहीं हूं। मैं चाहूंगा, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये मेरा आज का मैंडेट नहीं था, मुझे आत्मनिर्भर भारत पर बुलाया गया था और मैं उससे एक कड़ी भी नहीं जाऊंगा। तो मुझे रिक्यूज कर दीजिए, तो मैं आपका आभार हूं। मनीष जी इंडिपेंडेंटली अपना बयान देते रहे, मुझे कोई कठिनाई नहीं, क्योंकि विपक्ष का सवाल था इसलिए आपने उसका जवाब दिया। आत्मनिर्भर भारत पर बात कर लेते हैं, आत्मनिर्भर भारत पर बात कर लेते हैं। जी ठीक है, हम ये समझते हैं कि सरकार की एक जिम्मेदारी होती है, ऐसे वक्त पर जिम्मेदारी होती है। मैं भी उनसे सवाल आत्मनिर्भर भारत पर ही कर रही थी रूडी। ठीक है रूडी जी, मैं भी उनसे यही सवाल पूछ रही थी आत्मनिर्भर भारत पर, आत्मनिर्भर भारत पर ही पूछ रही थी। कोई देयर इज नो हॉस्टिलिटी। मेरा एक क्वेश्चन, मैंने 3 बार आपने उनसे आत्मनिर्भर के बारे में बात किया और 3 बार वो साउथ चाइना सी तक चले गए। तो उसलिए मेरे लिए कठिनाई है कि वो हर सेंटेंस को जो आप बोलेंगी वो दूसरे दुनिया की बात करते हैं। आत्मनिर्भर भारत के बारे में उन्होंने अब तक कोई चर्चा नहीं की। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आज के इस शो पर मुझे बाहर जाने की अनुमति इसलिए दीजिए कि 3 बार आपके सही सवालों का भी उत्तर उन्होंने इंटरनेशनल डिप्लोमेसी, चाइना और गुंडागर्दी शब्द का उपयोग कर दिया। इसके बाद मुझे इस चैनल पर, इस कार्यक्रम में मनीष जी के साथ बैठे रहना असंभव है। धन्यवाद। With all due regards कि चाइना का गुंडागर्दी और ये सब, आई एम नॉट हियर टू डिफेंड दैट, सो आई रिक्यूज माई सेल्फ। थैंक यू वेरी मच अंजना जी। देखिए अंजना जी, लगता है कि रूडी जी को जो विषय दिया गया था और मेरे को जो विषय दिया गया था, वो दोनों विषय अलग थे। मुझे ये कहा गया था कि चीन के ऊपर आज तक समिट कर रहा है और जो भारत चीन के बीच तनाव है उसके ऊपर वार्तालाप करनी है। और अगर रूडी जी आत्मनिर्भर भारत के ऊपर बात करना चाहें या करना चाहते हैं तो मैं उसके लिए पूरी तरह से तैयार हूं। देखिए, ऐसा है कि ये मेरी राय से इत्तेफाक ना रखें, ये इनकी राय नहीं है, ये सरकार की राय ही नहीं है, ये विपक्ष की राय है और विपक्ष की राय सरकार के विपरीत हो सकती है। चीन का जो रवैया है या चीन का जो परिप्रेक्ष्य है या क्यों ये सारा तनाव बढ़ा है, क्या भारत के विपक्ष को ये हक नहीं है कि इसके ऊपर अपनी राय रख सके? पर जब सरकार चीन के साथ बात करती है तो सरकार बात करती है, विपक्ष नहीं बात करता है। तो इसलिए अगर तो इन्होंने कोई आम सहमति बनाई होती, चीन से बातचीत करने से पहले ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई होती, उसके ऊपर कोई आम सहमति बनती कि भाई हाँ ये हमारा रोड मैप रहेगा, तो अगर मैं उस आम सहमति को तोड़ता तो रूडी जी मुझे दोषी ठहरा सकते। और अगर ये सवाल का जवाब नहीं देना चाहते हैं, मैं समझ सकता हूं, ये संवेदनशील सवाल है। अगर मैं इनकी जगह होता तो मैं भी ये कहता कि भाई ये संवेदनशील सवाल है, हम इसका इस समय जवाब नहीं देना चाहेंगे। पर अगर ये रूडी जी कहना चाहें कि मैं विषय निषेध कर रहा हूं या भटकाने की कोशिश कर रहा हूं, ये बात भटकाने की बात नहीं है, क्योंकि मैंने सवाल आत्मनिर्भर भारत पर आपसे पूछा था, लेकिन आपने फिर उसको वैश्विक परिस्थितियां जो इस वक्त क्षेत्रीय परिस्थितियां बल्कि है उस पर आप ले गए। इसी को लेकर हालांकि वो बहस से हमारे साथ शामिल नहीं है, वो चले गए हैं। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे। चर्चा इस बात पर हो रही है कि हिंदुस्तान अपनी ताकत कैसे इस हद तक बढ़ाए कि वो आसपास के जो मुल्क हैं, जो पड़ोसी मुल्क हैं, उनसे अपनी सरहदों को, अपनी अर्थव्यवस्था को हर तरीके से इतना ताकतवर और सक्षम बना ले कि हमारे लिए अच्छा हो आने वाले वक्त में। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, देखते रहिए आज तक।
चलिए चर्चा के लिए चलते हैं। मनीष तिवारी जी, देखिए चीन के साथ सरहद को, एलएसी को लेकर ये जो विवाद है ये दशकों पुराना है। क्या आपको लगता है आने वाले दिनों में क्या हम वाकई ऐसी परिस्थिति में, इससे पहले भी डिप्लोमेटिकली कोशिश हो रही है, आज सेना की बातचीत चल रही है सेना स्तर की, क्या हम वाकई उस मकाम तक पहुंचेंगे जब हम क्लियरली इस एलएसी को डिफाइन कर पाए और एक एमिकेबल सोल्यूशन जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है वहां तक पहुंच पाए? आपको लगता है चीन को सूट करता है इसको घसीटना और ग्रे में रखना? देखिए अंजना जी, आपकी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि चीन भारत के साथ जो सरहद का विवाद है उसको निपटाना नहीं चाहता है। अगर आप इसको एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखें, चीन के शायद 18 मुल्कों के साथ लैंड बाउंड्री डिस्प्यूट्स थे। चीन ने 16 मुल्कों के साथ वो लैंड बाउंड्री डिस्प्यूट्स निपटा लिए हैं और कई जगह पर चीन ने जो उनकी क्लेम लाइन थी उससे बहुत कम भूमि को एक्सेप्ट कर उनको निपटाया है। पर भारत के साथ और भूटान के साथ बाय एक्सटेंशन चीन जो सरहद का विवाद है उसको नहीं निपटाना चाहता है और 22 राउंड बातचीत हो गई है जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं भारत और चीन के इस बॉर्डर विवाद को सुलझाने के लिए। और हर समय चाहे सरकार श्री नरेंद्र मोदी जी की हो, उससे पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह की हो, उससे पहले श्री अटल बिहारी वाजपेयी की हो, उससे पहले देवगौड़ा जी की हो या गुजराल साहब की हो, नरसिम्हा जी के समय से ये प्रक्रिया शुरू हुई थी। आप अगर किसी भी स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव से बात करें तो आपको यही बताएंगे कि चीन जो एलएसी के मैप्स हैं उसको भी एक्सचेंज करने के लिए तैयार नहीं है। जब भी हमने अपनी तरफ से पहल की है उस पहल को चीन ने ठुकराया है। तो इस परिस्थिति में ये जो बॉर्डर के ऊपर विवाद है, ये आपकी बात सही है, ये काफी सदियों से चलता आ रहा है और आगे भी चलेगा। पर इसके सामने भारत को बहुत ही दृढ़ता से खड़े होने की जरूरत है और उसके साथ साथ जो अपनी आर्थिक क्षमता है वो आर्थिक क्षमता को बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि आज भी इस महामारी के जमाने में चीन मेडिकल इक्विपमेंट का भी सबसे बड़ा सप्लायर है पूरी दुनिया में। तो इस सारी परिस्थिति जो पैदा हुई है पिछले 2 महीने में, इसको परिप्रेक्ष्य में रखते हुए ये भारत को एक आम सहमति बनाने की जरूरत है कि अगले 1 दशक में, अगले 15 वर्ष में हमको ये कोशिश करनी चाहिए कि जो क्रिटिकल सेक्टर्स हैं उन क्रिटिकल सेक्टर्स में हम आत्मनिर्भरता बिल्ड करें। ये किसी एक पार्टी का मुद्दा नहीं है, ये हमारा राष्ट्रीय लक्ष्य होना चाहिए। जी, आपकी इसी बात के साथ इस सेशन का अंत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मनीष तिवारी जी हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। सुरक्षा सभा जारी है, एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। लगातार चर्चा होती रहेगी, इस वक्त भी बातचीत जारी है सेना स्तर पर जो हो रही है भारत चीन के बीच। इन सब परिस्थितियों पर हमारी नजर है, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।